नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह आर ओ के 2021-22 का जो प्रश्न पत्र हुआ था, 2021 का जो प्रश्न पत्र 2022 में हुआ था, उसका यह चौथा सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2021-22 में विनिवेश का लक्ष्य क्या था। ऑप्शन है 80,000 करोड़ रुपए, या 90,000 करोड़ रुपए, या 100,000 यानी कि 1,00,000 करोड़ रुपए, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी वाला, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2021-22 के जो बजट में इसके विनिवेश का लक्ष्य रखा था वह था आपका 2,10,000, ठीक है, 2.10 लाख करोड़ रुपए रखा गया था। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी। और 2023-24 की अगर बात करें तो 2023-24 में इसका जो लक्ष्य रखा गया है वह है 51,000 करोड़ रुपए का, ठीक है, 51,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो 2021-22 में क्वेश्चन पूछा था उसमें था 2.10 लाख करोड़, जो कि इनमें से कोई ऑप्शन मैच होता नहीं है। और 2022 मतलब कि 2023-24 की अगर बात की जाए, जो करंट में रिसेंट की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संसाधनों हेतु जो बजट पास किया गया है वह है आपका 51,000 करोड़ रुपए है। अगला जो क्वेश्चन है कि केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो केंद्रीय औषधि और सगंध पौधा संस्थान जो है वह लखनऊ में स्थित है। इसका शॉर्ट फॉर्म आता है CIMAP। इसका शॉर्ट फॉर्म CIMAP आता है, और यह औषधि एवं सुगंधित पौधों के क्षेत्र में शोध, विकास एवं प्रचार प्रसार का कार्य करता है। यह वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR का एक अग्रणीय पादप अनुसंधान प्रयोगशाला है। इसके अगर 4 अन्य शाखाओं की बात की जाए तो इसकी एक शाखा है बेंगलुरु में, दूसरी शाखा है हैदराबाद में, और तीसरी शाखा है आपका पंतनगर में है, और चौथी शाखा है पुरारा जो कि बागेश्वर में पड़ता है। तो CIMAP यानी कि केंद्रीय औद्योगिक एवं सगंध पौधों के संस्थान जो हैं वह लखनऊ में, और इसकी 4 अन्य शाखाएं बेंगलुरु, हैदराबाद, पंतनगर और पुरारा में, और यह CISRR के साथ मिलकर कार्य करता है। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है यह है आपका कि इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि इनमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, तो जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि इनमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। यह ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होता है। इस प्रकार से सही कूट आपका ए वाला सही होता है, केवल एक आपका सही है। बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इनमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, तथा इसमें से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 150 नहीं 100 है। तो इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन आपका गलत होता है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनका नाम है माउंट केलूट और माउंट मेरापी। तो यहाँ पर आपके अगर बात करें तो बेसिक तौर पे आपकी ये चीज़ें, आपका दूसरा वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश है जिसकी राजधानी जकार्ता है, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में, और इसकी राजधानी जकार्ता है। और जकार्ता से नूरसंतरा तक, मतलब कि अब इसकी राजधानी जकार्ता से नूरसंतरा स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भी पास हो चुका है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी और विश्व में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण में निम्नलिखित राज्यों में से किसने छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया था। तो छोटे राज्यों की श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया था वह राज्य था आपका सी मिजोरम। बात करते हैं, मिजोरम ने दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण में छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, जबकि बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में पहले स्थान पे था केरल। बड़े राज्यों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में आपका केरल था, और तमिलनाडु बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में था। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे चरण का शीर्षक जो रखा गया था स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। इस सूचकांक के द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों की में साल दर साल वृद्धि प्रदर्शन के साथ साथ उनकी समग्र स्थितियों के आधार पर रैंक प्रदर्शित किए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं। ऑप्शन है वल्म, या ट्यूबर, या कार्म, या
राइजोम। तो हल्दी जो है वह बेसिक तौर पे भूमिगत तने का उदाहरण है। कई बार ऐसे एग्जाम पे पूछ लेता है कि हल्दी क्या है, तो हल्दी एक क्या है, तना है, और यह उदाहरण है राइजोम का। तो एग्जाम्पल इस तरह से आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला। तो बात करते हैं कि हल्दी के राइबोसोम, जिसको हम लोग प्रकंद के नाम से भी जानते हैं, कई जगहों पे यहाँ पे नाम इसका प्रकंद दिया जाता है। तो प्रकंद को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह एक प्रकार का भूमिगत तना है। इसका प्राकृतिक एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक के रूप में, जैसे काटने पर सूजन या सूजन में, दर्द निवारक आदि में बेसिक तौर पर प्रयोग किया जाता है। और हल्दी की अगर बात करें तो यह जीजी बरेसी, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हल्दी किस कुल का पौधा है, तो जीजी बरेसी कुल का हल्दी क्या है, पौधा है। तो यहाँ पे जीजी बरेसी कुल का हल्दी पौधा है और जिसका वानस्पतिक नाम करकुमा, इसका वनस्पति नाम करकुमा लौंगा है, ठीक है। तो हल्दी जो है जीजी बरेसी कुल का पौधा है, इसका वनस्पतिक नाम करकुमा लौंगा है और यह आपका भूमिगत तना है और जिसको हम लोग राइजोम या प्रकंद के नाम से जानते हैं। अगला कुछ जो क्वेश्चन था पूछा गया था कि कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है। पहला है स्टेरॉयड या विटामिन या उत्प्रेरक या कीटनाशक। तो कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो यह एक स्टेरॉयड है और इसके अन्य की अगर बात किया जाए तो शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए लीवर द्वारा उत्पन्न किया जाता है कोलेस्ट्रॉल को। यह मोम जैसा चिकना पदार्थ है जो ब्लड प्लाज्मा द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। मानव शरीर में हार्मोन, विटामिन डी और खाद्य पदार्थों को पचाने में मदद भी करने वाले पदार्थों को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। तो हार्मोन को पचाना हो या विटामिन डी को पचाना हो तो इन सारी चीज़ों में बेसिक तौर पे किसकी आवश्यकता होती है, कोलेस्ट्रॉल की। और यह बेसिक तौर पे स्टेरॉयड का एक रूप है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला कह रहा है आपका कि राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि वन्य जीव अभ्यारण्यों में सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है कि दोनों आप अब यहाँ पे जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में जो अग्रणी राज्य, जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश है और यहाँ पर कुल एमपी में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 12। और साथ ही साथ बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्यों की, तो वन्य जीव अभ्यारण्यों में सबसे आगे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान निकोबार में कुल आपके वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कुल आती है आपकी 96। तो दोनों को याद रखिएगा, ये एग्जाम में अक्सर करके पूछे, अभी भी जा सकते हैं। तो सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह अंडमान निकोबार में और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, जिनकी संख्या 12 है और वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या 96 के साथ अंडमान निकोबार पहले स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन है कि खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं। तो यहाँ पे ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, और आगे दिया है कूट के बारे में। तो खान मंत्रालय के जो वार्षिक रिपोर्ट थी उनके अकॉर्डिंग जो अग्रणी राज्य थे वह थे आपके बेसिक तौर पे ओडिशा और गुजरात, ये आपके सही आते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि जो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला सही होता है। अब इसके बारे में जानते हैं कि जो खान मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2021 की जारी की थी, उसमें ओडिशा और गुजरात जो थे शीर्ष स्थान पे थे। ओडिशा का जो है कालाहांडी और कोरपुट। अगर ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में एक क्षेत्र है जिसका नाम है कालाहांडी और एक नाम है आपका कोरापुट। तो इसको एग्जाम में भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार ऐसे पूछा जाता है कि कालाहांडी किस राज्य में है या कोरापुट किस राज्य में है। तो यहाँ पर कालाहांडी और कोरापुट ओडिशा में शीर्ष बॉक्साइट उत्पादन करते हैं। और यहाँ पर अगर बात किया जाए कि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है और यह सफ़ेद, गुलाबी या लाल रंग का होता है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। और इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग सफ़ेद हो सकता है, गुलाबी हो सकता है या बेसिक तौर पे लाल रंग का हमें बॉक्साइट बेसिक तौर पे मिल सकता है। और यह किसका, एल्युमिनियम का। और ओडिशा के कालाहांडी और कोरापुट जो है यह अग्रणी बॉक्साइट उत्पादों में आते हैं। और दूसरे स्थान पे आपका आता है गुजरात राज्य। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊर्जा के क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है। ऑप्शन है उजाला योजना,
ऊर्जा गंगा योजना या उदय योजना या सौभाग्य योजना। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि भारत सरकार ने जो ऊर्जा क्षेत्र में ब्याज भुगतान कम करने के लिए जिस योजना का प्रारंभ किया था, उस योजना का नाम था उदय योजना। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। अब इसके बारे में बेसिक तौर पे जानते हैं कि बेसिक तौर पे यहाँ पे है कि जो इस योजना की शुरुआत की बात की है तो विद्युत मंत्रालय द्वारा नवंबर साल 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और इसका लक्ष्य रखा गया था कि देश की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थितियों में सुधार एवं उनका पुनरुत्थान करना तथा समस्याओं का अस्थायी समाधान सुनिश्चित करना है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उदय योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो नवंबर 2015 में, जिसका बेसिक तौर पर उद्देश्य क्या था, तो ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान के भार को कम करना था। अगला जो क्वेश्चन है कि पॉलीथीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, एथिलीन का या कार्बन डाइऑक्साइड का या नाइट्रोजन का या कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो जो आपका पॉलीथीन बनाया जाता है इसके लिए बेसिक तौर पे एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जानते हैं कि पॉलीथीन बनाने के लिए जैसे मैंने बताया कि एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है और एथिलीन का जो रासायनिक सूत्र होता है C2H4 होता है। एथिलीन का रासायनिक सूत्र C2H4 होता है और इसको उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण करके इसे प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग बेसिक तौर पे पैकिंग की थैलियों, तार के ऊपर का आवरण बनाने में किया जाता है। जो भी पैकिंग की थैलियाँ होती हैं या तार आप जो देखते हैं, तार के ऊपर का जो आवरण होता है वह बेसिक तौर पे पॉलीथीन का बना होता है और इसमें एथिलीन का प्रयोग किया जाता है जिसका रासायनिक सूत्र C2H4 है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है। तो आप जब पढ़ते हैं भारतीय संविधान तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53(1) ये कहता है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। तो इस प्रकार से आपका केवल एक वाला ऑप्शन सही होता है, दो वाला आपका गलत है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए। तो जैसा मैंने बताया कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 53(1) के अनुसार ये कहा गया है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति जो वह कहाँ पर निहित होगी, राष्ट्रपति में। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारत में संसदीय व्यवस्था मतलब भारत में जो अपनाया गया वह संसदीय व्यवस्था है और यहाँ पर बेसिक तौर पे राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ जो होती है वो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद जो है वह 52 से 78 तक का जो संबंध है संघ एवं कार्यपालिका का वर्णन करता है। तो आपसे ये भी पूछा सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो आपका भाग 5 का अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन करता है। तो इसको आप लोग लर्न किए रहिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मैचअप कराना है, यहाँ पे न्यूनतम आयु दिया गया है और पद दिया गया है। तो यहाँ पे पहला दिया गया है कि 21 वर्ष। तो बेसिक तौर पे आपने पता है कि अगर आपको पंचायतों का सदस्य बनना है, ठीक है, यदि आपको सरपंच बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। तो 21 वर्ष जो है वह पंचायत के सदस्य के लिए। दूसरा है आपका 25 वर्ष। तो यहाँ पे कि जितने भी राज्य के विधानसभा के सदस्य हैं, राज्य का विधानसभा हो गया या लोकसभा हो गया, वहाँ के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो 25 वर्ष, ठीक है। तो राज्य का विधानसभा के साथ साथ आप लोग लोकसभा को भी याद रखिएगा कि लोकसभा के लिए भी न्यूनतम आयु कितना है, 25 वर्ष है। आगे आपका 30 वर्ष तो राज्य विधान परिषद के सदस्य के लिए, यहाँ पे 30 वर्ष जो है राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य और साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्य के लिए भी, ठीक है, कितनी आयु होनी चाहिए, न्यूनतम आपका 30 वर्ष। और आगे दिया है 35 वर्ष। तो भारत का राष्ट्रपति बनना है या आपको राज्यपाल बनना है, ठीक है, राज्यपाल और साथ साथ राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है वह है 35 वर्ष की आयु। और मतदाता के लिए न्यूनतम आयु है 18, ठीक है। 18 वर्ष के अगर आप हो गए हैं तो आप मतदाता मतलब सूची में आपका नाम आ सकता है, आप वोट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा हुई है। तो यह बिल्कुल सही है कि गैलापागोस जो द्वीप समूह है इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों से हुई है। और दूसरा जो है कि यह दक्षिण अमेरिका राष्ट्र के पेरू का हिस्सा है। तो यह बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से आपका ए वाला सही होता है। अब इसके बारे में जानते हैं कि गैलापागोस जो द्वीप समूह प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास फैले ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है। यह द्वीप समूह जो है इक्वाडोर का हिस्सा है,
डोर का, न कि पेरू का। तो यह ज्वालामुखी जो है इक्वाडोर का हिस्सा है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साल 1978 में गैलापागोस द्वीप समूह को यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया और इस द्वीप समूह पर मांटा, रे और सार्क जैसे जलीय प्रजातियां पाई जाती हैं। इक्वाडोर द्वारा इस द्वीप समूह के एक हिस्से को साल 1935 में इक्वाडोर द्वारा साल 1935 में इस द्वीप समूह के एक हिस्से को बेसिक तौर पे वन्यजीव अभयारण्य भी बनाया गया। इस अभयारण्य को साल 1959 में, ठीक है, ये जो इक्वाडोर ने जो वन्यजीव अभयारण्य बनाया था 1935 में, इस वन्यजीव अभयारण्य को, ठीक है, साल 1959 में एक नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया। तो यह पेरू का हिस्सा नहीं है, किसका हिस्सा है? इक्वाडोर का हिस्सा है और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों से हुई है। और जैसा कि मैंने बताया कि 1978 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा। बात करते हैं इक्वाडोर की, तो इक्वाडोर ने साल 1935 में इसे वन्यजीव अभयारण्य बनाया और उसके बाद साल 1959 में इसे नेशनल पार्क के रूप में चिन्हित कर दिया गया। आगे है कि भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किस फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, उसके बाद कुछ दिए ऑप्शन है अंगूर, आम, संतरा और पपीता। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो भारत जो है वो 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक मात्रा में जो बेसिक तौर पे उत्पाद करता है वह है आपका आम का, ठीक है, और दूसरा है आपका पपीता का। तो इस प्रकार से आपका जो सही कूट होता है वह चौथे नंबर का होता है। अब इसके बारे में बेसिक तौर पे जान लेते हैं कि भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट जो 2020-21 में आई थी उसके अनुसार विश्व में जो है भारत आम और पपीता का सबसे बड़ा उत्पादक है। पूरे विश्व का 41% आम, ठीक है, पूरे विश्व का 41% आम अकेले भारत, ठीक है, उत्पादित करता है और इसके अलावा चीन और थाईलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। पपीते के उत्पादन में अगर बात किया तो पपीता भी उत्पादन में भी भारत का शीर्ष है। भारत एवं ब्राज़ील जो है यहाँ पर भारत पहले स्थान पे और दूसरे स्थान पे भारत। तो भारत और ब्राज़ील पूरे विश्व में पपीता उत्पादन का अकेले 50% हिस्सा अपने पास रखते हैं। भारत प्रतिवर्ष जो है मतलब कि जो है आपका 56 करोड़ 99 मतलब यहाँ पे 56 लाख जो है भारत जो है 56,99,000 जो है टन उत्पादन करता है यहाँ पर और दुनिया में सबसे बड़ा पपीता का उत्पादक है। तो पपीता का उत्पादन एक साल में कितना करता है? 56,99,000 और इस प्रकार से दुनिया में, ठीक है, पपीता उत्पादन का सबसे बड़ा देश हो जाता है भारत। तो पहले स्थान पे पपीता पे भारत है और दूसरे स्थान पे ब्राज़ील है। और यहीं पे अगर बात करें आम की तो आम में मतलब पहले स्थान पे भारत है और दूसरे स्थान पे क्या है? चीन है। तो इस प्रकार से जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो ऑप्शन सही होता है डी वाला सही होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला जो कह रहा है कि यह मूर्ति नृत्य करते 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है, तो यह बिल्कुल आपका सही है कि नटराज की आप जब मूर्ति देखेंगे तो वहाँ पे भगवान शिव के 4 हाथों को दिखाया जाता है। यहाँ पे कि अपने दाएं कान में यह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं में एक महिला का भी कुंडल पहने हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। इसी को हम लोग अर्धनारीश्वर का रूप भी यहीं से पा लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है। तो जैसा कि आपको बताते हैं कि जो नटराज की मूर्ति बनाई गई थी वह किस काल की है? चोलकालीन यह मूर्ति है। आपसे अगर यह पूछा जाए कि किस काल में इसे बनाया गया था तो यह चोलकालीन नटराज की मूर्ति है जो कि नृत्य की अवस्था में भगवान शिव को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे बेसिक तौर पे है कि नृत्य करते समय इनमें 4 हाथों वाले शिव को प्रतिनिधित्व करती है और अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहनते हैं और बाएं कान में एक महिला का। यह नर और मादा के संलयन का प्रतिनिधित्व करती है। इसे अक्सर अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, चोलकालीन और यह अर्धनारीश्वर का रूप है। दाएं कान में पुरुष, बाएं कान में महिला। इस प्रकार से हमें यहीं से अर्धनारीश्वर की अवधारणा का भी ज्ञात होता है। अगला है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि अनुसंधान परिषद है वह जो स्थित है वह लखनऊ में स्थित है। तो इस प्रकार से ए वाला ऑप्शन आपका सही होता है। अब इसके बारे में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो स्थित कृषि अनुसंधान परिषद है इसकी स्थापना की गई थी जुलाई साल 1989 में।
1989 में इसकी स्थापना की गई थी। और प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान की स्थापना, अगर यहीं पे हम बात कर लें गन्ना अनुसंधान की, तो प्रदेश में जो है भारतीय गन्ना अनुसंधान की स्थापना भी कब की गई थी, तो 1952 में की गई थी। ठीक है, और ये अभी कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में। तो दोनों लखनऊ में स्थित है, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। गन्ना अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछ ले, संस्थान, तो यहाँ पे कृषि अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना जुलाई 1989 में की गई थी, कहाँ पर, लखनऊ में। और साथ ही साथ गन्ना अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना 1952 में की गई थी, और ये भी कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है कि यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है आपका कि राइन नदी जो है उत्तर जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, तो जो कि बिल्कुल सही है, रूर और राइन नदियां यहाँ पर हैं। और दूसरा है कि रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, तो यह भी बिल्कुल आपका सही है। इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी वाला, कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। जानते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जर्मनी, रूर प्रदेश उत्तर जर्मनी में शामिल है। राइन नदी जो है आल्प्स पर्वत से निकलकर उत्तर सागर के मुहाने पर स्थित है, और रॉटरडैम जो बंदरगाह है वह लगभग 1300, ठीक है, रॉटरडैम जो बंदरगाह है वह लगभग 1300 किलोमीटर तक, ठीक है, इसकी कुल लंबाई आती है। तो आपने पता है कि रूर और राइन नदी, तो वहीं रूर और राइन नदी से लेकर भारत का रूर प्रदेश के बारे में पूछा जाता है। तो भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, तो झारखंड में स्थित है भारत का रूर प्रदेश। जिस प्रकार से जर्मनी का रूर प्रदेश औद्योगिक और खनिज की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसी प्रकार से झारखंड का जो रूर प्रदेश है, जो कि दामोदर नदी घाटी के इर्द गिर्द पाया जाता है, वह भी भारत में खनिज की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है आपका कि इसका आयोजन नवंबर 2021 में जयपुर राजस्थान में किया गया था, तो यह आपका स्टेटमेंट बिल्कुल आपका गलत आता है। और दूसरा जो कह रहा है कि आयोजन का मुख्य विषय जो था वह आत्मनिर्भर भारत था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 इसका जो विषय रखा गया था, उसका विषय रखा गया था आत्मनिर्भर भारत। तो इस प्रकार से आपका बी वाला ऑप्शन सही होता है। अब इसके बारे में जानते हैं कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का आयोजन जयपुर राजस्थान में नहीं किया गया था, यह किया गया था दिल्ली के प्रगति मैदान में। दिल्ली के प्रगति मैदान में, आप सभी लोगों ने नाम इनका सुना होगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो बेसिक तौर पे जो विषय रखा गया था वह था आत्मनिर्भर भारत। इसकी अगर बात करें तो इसमें अर्थव्यवस्था, निर्यात क्षमता और संरचना, आपूर्ति श्रृंखला तथा मांग, जीवन सांख्यिकी पर फोकस किया गया था। भारत व्यापार संवर्धन द्वारा 40वें संस्करण का आयोजन बिहार को भागीदारी राज्य तथा उत्तर प्रदेश को झारखंड को फोकस राज्य के रूप में जगह दी थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बाजार और ऑर्गेनाइजेशन 2023 जो है बेंगलुरु में संपन्न हुआ। तो अगर इसके बारे में 2023 के बारे में पूछा जाए कि 2023 में यह मेला कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये है आपका बेंगलुरु में। तो यह क्वेश्चन रहे और ये आपका करंट अफेयर्स रहा, तो इसको भी आप ध्यान में रख के पढ़िएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि भारत में प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना को कब लागू किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन है 2012 में या 2015 में या 2008 में या साल 2000 में। तो भारत में जो था वह मतलब कि प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय, यहाँ पे परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना जो था वह लागू किया गया था 30 जून साल 2008 को, जून साल 2008 को। तो इस प्रकार सही ऑप्शन आपका सी होता है। इसके बारे में बेसिक तौर पे जानते हैं कि यह उन संसाधनों का पहचान करता है जो विकास के लक्ष्य को प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही जलवायु परिवर्तन पर विमर्श के लाभों को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रीय कार्य योजना के कोर के रूप में 8 राष्ट्रीय मिशन है जो जलवायु परिवर्तन अनुकूल तथा न्यूनीकरण, ऊर्जा दक्षता एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के समझ को बढ़ावा देने पर केंद्रित करते हैं। यह 8 राष्ट्रीय मिशन क्या है, तो पहला है आपका राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय जल मिशन, तीसरा है विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, अगला है आपका सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, अगला है आपका हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, उसके बाद सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, और 8वां है सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन।
और इसका जो जीएस का अंतिम जो क्वेश्चन पूछा गया था वह था कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे स्थान दिया है और उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले है आपका कि यहाँ पे हम बात करते हैं बटेश्वर, तो यहाँ पे बटेश्वर जो है आगरा, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। दूसरा दिया है देवा शरीफ, तो देवा शरीफ की बात करें तो यह बेसिक तौर पे जौनपुर में नहीं है, कहाँ पर है, बाराबंकी में है। देवा शरीफ जो है वह बाराबंकी में है। तीसरा है आपका संकिसा, तो संकिसा जो है वह फर्रुखाबाद में है, बिल्कुल आपका सही है। और तीसरा है आपका बिठूर, बिठूर जो है कानपुर में है, तो बिल्कुल सही है। तो जो सुमेलित नहीं था वह देवा शरीफ, क्योंकि देवा शरीफ में यहाँ पे जौनपुर ऑप्शन दिया था और देवा शरीफ कहाँ पर स्थित है, बाराबंकी जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये था 2021 वाला जो प्रश्न पत्र 2022 में होता है उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया और करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी मैंने आपके लिए बनाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।